हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम डेली के 30 to 40 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म इज़ गिवन बाय। तो परफेक्ट कंपटीशन है, शॉर्ट रन सप्लाई का हमें कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो इसको डिटरमिन करने के लिए मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन के लिए एक वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने डिटेल में विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रखा है कि कैसे एमसी फॉर्म का सप्लाई कर्व एमसी कर्व डिटरमिन होता है और कौन कौन सी उसकी कंडीशन होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जब हमें एमसी कर्व निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन तो होती है कि जो हमारा एमसी कर्व है वो राइजिंग पोर्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है वो किसके अबव होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो हो जिसे हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। तो शट डाउन पॉइंट के बिलो उसके अबव होना चाहिए, बिलो नहीं होना चाहिए। तो अबव द शट डाउन पॉइंट एंड राइजिंग ऑफ द एमसी पोर्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो आप ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या होगा, सप्लाई कर्व ऑफ द कॉम्पिटिटिव फॉर्म। तो आंसर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट इज़ वन वेयर। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बाय द मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होएगा, जहाँ पे सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट इज़ वन। अब जो क्वांटिटी हमारी है, जो हम वो मार्केट में कहाँ होगी, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वहाँ डिटरमिन की जाएगी जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी सप्लाई होगी और एट अ गिवन इक्विलिब्रियम पॉइंट में। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी हमारी मार्केट में कहाँ लाई करेगी, जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी सप्लाई होगी और एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when quantity supplied of a commodity exceed the quantity demanded at a given price, the price will be। जब क्वांटिटी डिमांडेड जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी क्वांटिटी डिमांड से, तो क्या होगा। देखिए सप्लाई जब ग्रेटर होती है डिमांड से तो प्राइस क्या होता है, हमेशा डिक्रीज़ होता है, क्योंकि वो हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो जाती है और उसको सेल आउट करने के लिए मार्केट में उसको प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है ताकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ सके। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्राइस को डिक्रीज़ करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि क्वांटिटी सप्लाई जो इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड के ना आ जाए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सप्लाई कर्व इज़ वेरी इलास्टिक, अ चेंज इन डिमांड विल ब्रिंग अबाउट रिलेटिवली। अब देखिए यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है इन्होंने बोला है वेरी इलास्टिक है, ठीक है। इसको हम फ्लैटर कर्व में लेंगे, अगर इलास्टिक है तो वेरी इलास्टिक है तो फ्लैटर लेंगे और डिमांड हम थोड़ा सॉरी मैंने यहाँ पे डिमांड ड्रॉ कर दिया, हम लेंगे सप्लाई कर्व को इलास्टिक, यानी कि इसको फ्लैटर रखेंगे, डिमांड कर्व को थोड़ा स्टीपर रखेंगे, ठीक है। अब अ चेंज इन डिमांड विल ब्रिंग, अब जब हमारी यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई है या प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। अब उन्होंने बोला है कि अ चेंज इन डिमांड, अगर हम डिमांड में चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा। अगर मान लीजिए हमने डिमांड को इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे ग्रेटर क्वांटिटी और प्राइस क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर, स्मॉलर चेंज इन प्राइस में स्मॉलर चेंज है और लार्जर चेंज किस में आया था, क्वांटिटी सप्लाई में, ठीक है। अगर इलास्टिक होगी तो चेंज किस में, कि थोड़े से प्राइस चेंज होने से ही हमारी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई
ज़्यादा हो जाएगी, उसे कहते हैं सप्लाई कर्व इज़ वेरी इलास्टिक। नेक्स्ट इज if the supply curve is less elastic a change in demand leads to, अगर less elastic होगी तो सेम इसका ऑपोजिट होगा कि larger change in price and smaller change in quantity, तो ऑप्शन ए is the right answer. Next question is if the demand curve is less elastic, अभी हमने सप्लाई किया, अब हम डिमांड की बात करते हैं। डिमांड क्या होगा, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक है तो फ्लैटर नहीं होगा, यानी कि थोड़ा स्टीपर होगा, तो डिमांड को हम स्टीपर रखते हैं, ठीक है। सप्लाई का हम कुछ भी ले सकते हैं। सप्लाई को अब उसने बोला चेंज अगर हम करते हैं सप्लाई कर्व में, ठीक है, तो क्या हम सप्लाई कर्व को अगर हम शिफ्ट करते हैं राइटवर्ड तो क्या होगा, इसमें आउटपुट प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज आ रहा है, लेकिन किस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है रेदर देन की क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन द प्राइस, यहाँ पे जो चेंज आया है वो किस में ज़्यादा आया है, प्राइस में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट, जहाँ पे डिमांड में कम है और प्राइस में ज़्यादा है। ये सब आपको डायग्राम ड्रॉ करके ही आएंगे, और आप अगर आप इसको अच्छे से स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से इसके आंसर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज अ कंबाइंड इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, अब क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ इंक्रीज करेंगे। सपोज कीजिए हमारा फर्स्ट डिमांड फंक्शन ये है, सप्लाई ये है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, प्राइस ये है, क्वांटिटी क्वांटिटी सप्लाई ये हो जाएगी। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हमने सप्लाई को भी इंक्रीज कर दिया और डिमांड को भी इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि प्राइस, जो आंसर क्या आएगा, प्राइस चेंज इज़ नॉट अ सर्टन, यानी कि प्राइस में चेंजेस सर्टन नहीं है, ये स्लोप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्लोप स्टीपर होगी तो थोड़ा बहुत चेंज हो भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई जो होगी वो तो इंक्रीज होगी होगी, लेकिन जो प्राइस होगा वो उसकी सर्टेनिटी हमारे पास नहीं है, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when there is combined increase in demand and supply, ये हमारा हो चुका है। when there is combined increase in demand and supply the quantity demanded will increase and price will, ये देखिए ये वही क्वेश्चन है, उसको घुमा के बताया गया है कि क्या होगा, इंक्री प्राइस में जो अभी हमने पढ़ा है क्या चेंज होगा या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो डिपेंड करती है जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है वो क्या है। अगर वो लेस इलास्टिक है, ग्रेटर है, स्टीपर है, तो उसकी सर्टिनिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज अ कंबाइंड इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज एंड प्राइस, अब यही सेम क्वेश्चन उन्होंने दूसरे तरीके से दे रखा है, आल्सो इंक्रीज इफ इंक्रीज इन डिमांड, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है एंड ये अनचेंज भी हो सकती है। अब इन्होंने कब बता रखा है कि अगर वो इंक्रीज़ कब होएगी, अगर वो डिमांड अगर ग्रेटर होएगी सप्लाई से तो वो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा, और अगर सप्लाई इंक्रीज ग्रेटर देन डिमांड होगी तो फिर प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा हमारा डिक्रीज़ होगा। और अगर दोनों ही क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगा तो वहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो ये तीनों सिचुएशन हमारी हो सकती है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई रिजल्ट्स इन, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, डिमांड को तो इंक्रीज करेंगे और सप्लाई फंक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिशियल सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो ये लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और सप्लाई को डिक्रीज करेंगे तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अब यहाँ देख लीजिए जो इसका आएगा हमारे पास
ये जो न्यू जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी तो सेम है लेकिन प्राइस हमारा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर क्या आएगा, राइज इन प्राइस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर कंबाइंड इफेक्ट करते हैं जिसमें हम डिमांड को इंक्रीज करते हैं और सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो उसमें क्वांटिटी हमारी सेम रहती है और प्राइस क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या है। जो अभी हम ये ड्रॉ करते हैं जिसमें डिमांड एंड सप्लाई से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती, स्टेबिलिटी होती है, नो चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ना वो इधर मूव अप हो, ना ही तो ये मूव इट अप होता है, ना ही ये डाउन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, option A is the right answer. There is no tendency to move it. Next question is time has been divided into different periods on the basis of। ठीक है, तो टाइम को हम मार्केट में जब हम करते हैं तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बात करते हैं। तो वो किसके ऊपर बेस होता है, वो डिपेंड करता है हमारा सप्लाई एंड डिमांड मार्केट के फोर्सेस पे। इन दोनों की एडजस्टमेंट से ही हम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम को डिटरमिन करते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज market period is a period in which the supply dash in response to the change in demand। अब देखिए मार्केट पीरियड होता क्या है, मार्केट पीरियड वो होता है जिसमें सप्लाई कर्व जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जिसमें हम सप्लाई कर्व को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे सप्लाई जो है वो हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो इसमें जो भी चेंजेस होती है वो प्राइस जो डिटरमिन किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, हमारा डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मार्केट पीरियड में जो सप्लाई होएगी वो किस में कैसी रहेगी। तो इसमें आंसर जो होएगा ऑप्शन बी इज द, कि वो मार्केट पीरियड में जो सप्लाई होती है हमारी वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, यानी कि अनचेंज रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो जो भी प्राइस डिटरमिन किया जाता है वो डिमांड फंक्शन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट पीरियड इज नोन एज। जो प्राइस मार्केट में डिटरमिन किया जाता है मार्केट पीरियड में, जहाँ पे आपको पता है कि अब मार्केट पीरियड में सप्लाई का जो सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो प्राइस किसके द्वारा की जाएगा, डिमांड से। ठीक है, और उस प्राइस को क्या कहते हैं हम, मार्केट प्राइस कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच सप्लाई कैन बी चेंज्ड। ठीक है, शॉर्ट रन में हम पीरियड को की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सप्लाई को हम चेंज एडजस्टमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं। पहले तो शॉर्ट रन पीरियड होता क्या है, जिसमें सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम फैक्टर आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे जो भी सप्लाई को चेंज करना है, उसकी डिमांड में जो चेंजेस लाने हैं वो किसके थ्रू होता है, हमारे वेरिएबल फैक्टर के थ्रू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question is in the short run it is not possible to make adjustment in। शॉर्ट रन में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर को हम नहीं छेड़ सकते। स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इनमें इसके थ्रू हम एडजस्टमेंट करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस मोस्ट द प्राइस लेवल इन द मार्केट। तो इनमें से मार्केट पीरियड में क्या होता है, सप्लाई तो हमारी फिक्स्ड होती है, तो प्राइस लेवल किस पे इन्फ्लुएंस डालता है, हमारे डिमांड फंक्शन पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और शॉर्ट रन पीरियड में क्या हो जाएगा, हमारा जो डिमांड है वो कि हमारा जो प्राइस लेवल होता है वो किस पे इन्फ्लुएंस डालता है, सप्लाई फंक्शन पे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वुड कॉज। जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है कमोडिटी से, उससे क्या होता है, उससे आप देखिए अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है किसी भी कमोडिटी की, ठीक है, तो प्राइस भी अप होगा। ठीक है, प्राइस राइज होएगा, लेकिन जो प्राइस होगा वो ग्रेटर होएगा मार्केट पीरियड से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा
नहीं, इसमें जो हमारा जो होगा मार्केट पीरियड में ग्रेटर होगा और शॉर्ट रन पीरियड में लेस होगा, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड में हम कुछ फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द शॉर्ट रन पीरियड सप्लाई डैश एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंज इन द डिमांड। तो सप्लाई फंक्शन में हम टोटली जो पीरियड होता है उसमें पार्शियल बिहेवियर होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल और सम फैक्टर आर फिक्स्ड। तो पार्शियली हम कुछ फैक्टर्स को के थ्रू हम अपनी एडजस्टमेंट अपनी डिमांड में कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द। लॉन्ग रन में आपको पता है पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट, AR MR ऑल आर इक्वल। ठीक है। तो ये पीरियड आएगा हमारा मिनिमम एवरेज कॉस्ट, जहाँ पे हमारी ये हमारा AC कर्व है, ये MC कर्व है, ये MR कर्व है। ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा हमारा, वो हमारा होगा लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा कहाँ पे होगा, मिनिमम एवरेज कॉस्ट कर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। अगर तो देखिए हमारी लॉन्ग रन का नॉर्मल प्राइस अगर कमोडिटी से लेस है मार्केट प्राइस से, तो क्या होगा। ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें पूछा है कि क्या ऑलवेज होता है, नेवर। ये डिपेंड करता है रिटर्न्स टू स्केल पे। अगर तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है तो क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। अगर ये डिक्रीजिंग है तो लेस होगा, और इक्वल है तो कांस्टेंट रिटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस हमारा मार्केट प्राइस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये डिपेंड किस पे करता है, हमारा रिटर्न्स टू स्केल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, long run normal price of a commodity is less than the market price if the industry is operating in the phase of। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, अगर लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस लेस है हमारा, तो ठीक है मार्केट प्राइस से, तो बताइए वो कौन से फेज में मार्केट ऑपरेट कर रही होगी। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस लेस है तो वो कौन सा फेज होगा, हमारा डिक्रीजिंग फेज होगा मार्केट प्राइस से। ठीक है। और अगर वो लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस हमारा इंक्रीज है मार्केट प्राइस से, तो वो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। और अगर इक्वल है तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन है तो वो कौन सी फेस होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। और अगर वो हमारा इक्वल आ जाता है तो वो हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे उसी से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टर द टाइम पीरियड द ग्रेटर विल बी इन्फ्लुएंस। अब शॉर्टर जब टाइम पीरियड होता है तो हमारा शॉर्ट रन में हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई फंक्शन हमारा कांस्टेंट, सप्लाई को फिक्स होती है। तो हम जो प्राइसेस में अगर इन्फ्लुएंस करना है, चेंजेस करना है, वो किसके थ्रू होगा, हमारा डिमांड से। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉन्गर द टाइम, अगर लॉन्ग पीरियड टाइम होगा द ग्रेटर विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द डैश ऑन प्राइसिंग। तो वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा सप्लाई में, क्योंकि लॉन्गर पीरियड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहता है, प्राइस का, सप्लाई फंक्शन पे। और शॉर्टर टाइम पीरियड में किसका रहता है, डिमांड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अनरियल और इमेजिनरी। देखिए लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस हमेशा ही एक परफेक्ट कंपटीशन की बात है, जहाँ पे नॉर्मल अर्निंग प्रॉफिट होते हैं, आइडल होते हैं, रिसोर्सेज एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं। ये जनरली क्या होता है, हमारे लिए इमेजिनरी और अनरियल कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मोनोपोली प्रोड्यूसर हैज़ कंट्रोल ओवर the production but not price, production as well as price, control over production, price and consumers। तो बताइए मोनोपोली प्रोड्यूसर जो होता है उसका किस पे कंट्रोल रहता है, तो उसका दोनों पे रहता है, प्रोडक्शन पे भी और प्राइस पे भी। वो प्राइस को इंक्रीज भी कर सकता है, प्रोडक्शन को कम भी कर सकता है। तो मोनोपोली पावर है तो वो दोनों पे ही उसका कंट्रोल रहता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a monopoly producer has control over
ये तो हमारा हो गया कि वो उसका प्रोडक्शन और उस पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया टेलीफोन सर्विस कम्स अंडर द मार्केट फॉर्म। देखिए, इंडिया में जो टेलीफोन सर्विस है वो हमारी किसके अंडर आती है? मोनोपोली में। आप जितने भी टेलीफोन सर्विसेज देखोगे तो उसमें आप देखोगे ज़्यादा बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस होता है सब में। बाकी सबकी सेम सर्विस और जो भी होती है वो सेम प्राइस पे दी जाती है। एक तरह वो भी एक मोनोपोली हम कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under pure monopoly, there will be no distinction between firm and industry, one firm and no industry, no firm and one industry, and very few। देखो, मोनोपोली जब होती है प्योर मोनोपोली, उसमें फर्म और इंडस्ट्री का कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। ठीक है। एक ही फर्म होती है, क्योंकि प्योर मोनोपोली है तो एक ही प्रोड्यूसर होगा, तो वहाँ पे जो भी मतलब जो भी फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं और वो सारी फर्म मिलकर क्या बनाती है कि इंडस्ट्री बनाती है। उनको हम इंडस्ट्री कहते हैं जब हम जनरल लेवल पे हम देखते हैं। ठीक है। तो लेकिन जब सिंगल सोल प्रोड्यूसर होगा तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा फर्म का और इंडस्ट्री का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज। देखिए, जो मोनोपोली का प्रोडक्ट होगा उसका डिमांड फंक्शन क्या होगा? देखिए, डिमांड फंक्शन हम डिटरमिन ही नहीं कर सकते विदाउट द नॉलेज ऑफ मार्केट इलास्टिसिटी ऑफ द। अगर तो लेस इलास्टिक, मान लीजिए इंडिया में मोनोपोली जो पावर है वो कहीं जगह डिपेंड करती है। अगर तो इलास्टिक है तो वहाँ पे मोनोपोली वर्क नहीं करती। अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो वहाँ पे वो हाईली प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है डिमांड की इलास्टिसिटी पे। तो हम नहीं डिटरमिन कर सकते कि उसका फिक्स डिटरमिन हम नहीं कह सकते कि इलास्टिक होगा इलास्टिक होगा। तो इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हम आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। जनरली अंडर द मोनोपोली द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स और सर्विसेज। देखिए, मोनोपोली है तो क्रॉस इलास्टिसिटी अगर हम करते भी हैं तो अदर गुड्स के साथ, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो डिमांड होगी वो वेरी लो होएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो ना के बराबर होता है अगर कोई होगा भी तो इसमें। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हम रिलेटेड गुड्स और सब्स्टिट्यूशन गुड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। जब मोनोपोली की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इलास्टिसिटी होगी वो वेरी लो होएगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।